हेलो दोस्तों। तो फिर मैं आज आपके संविधान से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मैं ये आज तीसरा संविधान से संबंधित तीसरा सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको अगर ये आप पहले जुट रहे हैं इस सीरीज के साथ, तो इससे पीछे मैंने 2 पार्ट इसका पढ़ा रखा है जो पूरी संविधान से संबंधित है। उसको जाकर प्लेलिस्ट में देखें तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और हम जो ये पढ़ा रहे हैं अभी हाल में परीक्षा होने वाले को मद्देनज़र रखते हुए वन लाइनर के टाइप में संविधान का निचोड़ पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इससे संबंधित पूरी सब्जेक्टिव आपको प्ले लिस्ट पर दे देंगे। तो पहले हम अभी ये परीक्षा को मद्देनज़र देखते हुए समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, मैं के एजुकेशन की तरफ से शिव कुमार गुप्ता आपके बीच में आज पार्ट 3 लेकर आए, संविधान का निचोड़। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 में रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद दिया गया वो अनुच्छेद 32 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, ये है अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 38 में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, बोल रहा है पुरुष स्त्री एवं सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन व समान कार्य के लिए समान वेतन का नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये अनुच्छेद 39 में दिया गया दोस्तों। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे दोस्तों परीक्षा में कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये अनुच्छेद 39 में दिया गया दोस्तों। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 39 में किसका विस्तार किया गया है। तो कुछ भी दिया जाता है तो दोस्तों आप इसको सही से सुने, 2 बार सुने, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 39 का में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत से जो संबंधित होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 39 में है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दशाएं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट है, काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता की उपबंध संबंधी निम्न नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42। ये पूरा निचोड़ मतलब हो गया दोस्तों। सभी का 2, 4 पार्ट 5 पार्ट में सभी पूरी संविधान का आपको जानकारी हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उद्योग के प्रबंध में कामगार का भाग लेने संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 43 के क में है। कामगार भी उद्योग में कामगार उद्योगों के प्रबंध में कामगार भी भाग लेगा दोस्तों। ये किस में दिया गया है? 43 के क में। नेक्स्ट है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में दोस्तों। 6 साल से कम आयु के बालक के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा उपबंध संबंधी किस नीति निर्देशक तत्व में है? तो ये 45 में है दोस्तों। पूरा एक एक करके जान लेते हैं हम लोग कि कहाँ में क्या दिया गया है।
अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हित की अभिवृद्धि संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है दोस्तों, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य के कर्तव्य संबंधी नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 47 में दिया गया दोस्तों। ये जो नेक्स्ट होगा दोस्तों, नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करने और शिष्टतागत गाय और बछड़े अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल में परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने संबंधी नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद किसमें दिया गया? ये अनुच्छेद 48 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा नीति निर्देशक तत्व किस तत्व में है? 48 के कम। ये दो तरह से पूछ सकता है दोस्तों, पूछ लेगा कि पर्यावरण की रक्षा किस में आता है। ऑप्शन दे देगा नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये तो आपको नीति या मौलिक कर्तव्य या अनुच्छेद धारा 48 47 किस में आता है, ऐसे पूछ लेता है दोस्तों। यही सब तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में। अब तैयारी नहीं रहेगा तो देख के आना है, तो तैयारी पहले करके जाएंगे कि देख के क्या आना, मार के आना है, क्वेश्चन कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट विलम्ब हो जाता है थोड़ा दोस्तों डिस्टर्ब से। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थान और वस्तुओं की संरक्षण संबंधी नीति निर्देशक तत्व दिया गया 49 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधी नीति निर्देशक तत्व का किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। तो 51 तक पहुंच गए दोस्तों। आज नीति निर्देशक तत्व को हमने डीप से जाना, एक एक करके जान लिया। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? जो मूल कर्तव्य का वर्णन है अनुच्छेद 51 में किया गया दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ये किस में दिया गया? ये दिया गया अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दिया गया अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें। ये दिया गया 51 क में। ये पूरा दे दिया गया दोस्तों आपको। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ये दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी परिरक्षण करें। ये दिया है 51 का क में। ये सब दोस्तों डायरेक्ट पूछता है SSC में, NTPC में, किसी में पूछ सकता है। तो हम अभी तो टारगेट हमारा तो ग्रुप डी है, लेकिन क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, प्रमाणित के प्रति दयाभाव रखें। ये दिया है 51 के क में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी है 51 क में। ये क्या, सार्वजनिक, नेक्स्ट दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये 51 क में दिया गया दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपाधियों की नई ऊंचाई छू ले। ये 51 कौम है दोस्तों। माता पिता या संरक्षक जैसी भी स्थिति हो, अपनी उस बच्चे को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच हो। ये भी 51 का में दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछ लेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा देना अनिवार्य है, किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में निहित। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाया गया? तो संसदीय व्यवस्था अपनाया गया। नामात्र की कार्यपालिका कौन है? तो राष्ट्रपति जो है भारत में दोस्तों, वो नामात्र का कार्यपालिका है। नेक्स्ट है दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो दोस्तों, वो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नामात्र का कार्यपालिका है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन दूसरी तरफ की। कानून बता दिए, पूरी जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वो पूरा हमने एक एक करके बता दिया। अब बताते हैं दूसरे के बारे में। देखिए क्या है, बोल रहा है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? तो ये राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ये भी राष्ट्रपति होगा। प्रधान भी कल संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और पहला नागरिक देश का कौन होगा? तो ये राष्ट्रपति होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तथा उनके कार्यकाल का समय क्या था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये तो जानते होंगे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला दोस्तों बीबी गिरी। नेक्स्ट है दोस्तों, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? ये रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद हो गया नाम दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 21 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1970 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बीडी जत्ती। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें कौन कौन शामिल होगा दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है दोस्तों, किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो वो दिल्ली और पुदुचेरी है। और किसी भी राज्य का विधानसभा जो वो भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित का दोस्तों, केंद्र शासित का नहीं ले सकता। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि भाग लेगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होंगे? तो 50 प्रस्तावक होंगे दोस्तों और 50 अनुमोदक होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में ऐसा संविधान में कुछ लिखित नहीं है दोस्तों कि कितने बार बनेंगे। जितने बार जीते उतने बार बन सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार। बाकी तो अलग देशों में अलग है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों, वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो समानुपातिकता प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति से जो संबंधित विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा करेगा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा दोस्तों।
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेगा पद धारण करने से पहले? सही है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेगा? तो ये लेगा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जब वो नहीं रहता है न्यायाधीश तब कौन शपथ दिलाएगा? ये सब क्वेश्चन एक से एक है दोस्तों। राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है? तो ये है दोस्तों, त्यागपत्र द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है वो हो जाएगा, या तो खुद से त्यागपत्र दे दे। नेक्स्ट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। यह किसी अनुच्छेद का में उल्लेख है। पूछ रहे दोस्तों कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। तो ये जो दिया गया ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 61 के आई में दिया हुआ है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो दिया गया 61 के आई। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये दोनों सदन लगा सकता है दोस्तों, राज्यसभा भी लगा सकता है, लोकसभा भी लगा सकता है। तो ये आंसर होगा कोई भी सदन लगा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों, पूछ रहा है कि नेक्स्ट में राष्ट्रपति को महाभियोग जब लगेगा तो उसको लिखित सूचना भी देना पड़ता है। तो वो कितना दिन पहले देना पड़ता है? तो राष्ट्रपति को ये 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ता है दोस्तों, और ये आवश्यक है। राष्ट्रपति की रिक्त को कितने समय के अंदर भरना होता है? तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का जो पद खाली हुआ है उसको भरना पड़ता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी जो है बढ़ा दिया गया दोस्तों 5 लाख के आसपास। ये देख लीजिएगा दोस्तों, या हम बता देते हैं अभी तुरंत। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। जो राष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों वो आयकर से मुक्त होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसी में कमी नहीं की जा सकती है। तो उसके वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए कितने लाख वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है? तो ये भी पुराना है दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं बाद में। ये सब पुराना क्वेश्चन है। अभी तो बदल गया, हाल फिलहाल बदल गया, बता देते हैं वो भी, लेकिन जो पहले हम सीरीज चला रहे हैं वो पूरी कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का काम बहुत है दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक व भारत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? ये भी करेगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। राज्यों के मध्य
राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्य परिषद के सदस्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी करता है दोस्तों राष्ट्रपति। वित्त आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। जितना भी नियुक्ति है ये पूछता है दोस्तों कि इसका नियुक्ति कौन करता है, उसका नियुक्ति कौन करता है। भाषा के आयोग सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पिछड़े वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत करने, 17वां शान करने और लोकसभा भंग करने संबंधित विधि शक्ति किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त है या किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदन में अभिभाषण करने की विधि शक्ति किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। या तो एक या दोनों के साथ विधि शक्ति भाषण प्राप्त कर सकता है दोस्तों। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? यह है राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट है दोस्तों आज के लिए। चलिए तब यहीं पर लास्ट यह है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है, संसद द्वारा पारित विधेयक संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देगा दोस्तों तो वो नियम बन जाएगा। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन या उससे विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति चाहिए? तो राष्ट्रपति से पूर्ण सहमति चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? ये है राष्ट्रपति के दोस्तों। तो आपको 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है दोस्तों, राष्ट्रपति का पेंशन और राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो चलिए जिससे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने डील कर दिया, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आप भी लाइक करिए दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आपको लगता है कि जिस भी टाइप का टॉपिक चाहिए उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस तरह का वीडियो बनाइए सर, तो हम आप पूरा प्रयास करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।